हाँ अभिषेक, क्या बोल रहे हैं? ओके, आई एम शेयरिंग अगेन। आई थिंक दिख रही होगी स्लाइड सबको। स्लाइड Yes, इज ma'am. विजिबल टू ऑल? ओके। Yes, ma'am. हाँ, तो मैं आप लोगों को पिछले क्लास में कुछ कुछ चीजें बता दी थी, जैसे कि क्या क्या स्पेक्ट्रम देख के आप क्या क्या चीजें बता सकते हैं। ठीक है, जो एनएमआर ग्राफ है वो आप लोगों को क्या क्या बता सकता है। तो एक तो आपको ये साफ साफ बताया था कि जो स्केल होती है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपका टीएमएस की साइड में होता है, और जहां पे मोर शील्डेड होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से जहां पे शील्डिंग हो रही है, प्रोटॉन उतनी मैग्नेटिक फील्ड फील नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हायर फील्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो वो मोर शील्डेड रीजन में आते हैं। और जो लेस शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं वो लोअर फील्ड की तरफ आते हैं, मतलब उनको जो फील्ड फील हो रही है उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड कम लगती है। इसके बाद हम लोग ने टेट्रामिथाइल साइलेन देखा था कि टेट्रामिथाइल साइलेन को चूज किया जाता है क्योंकि इसमें 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, और जो सिलिकॉन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, और हाईली शील्डेड होता है, इसलिए इसको जो सिग्नल है इसको हम 0 रखा जाता है। और ये जो ऑर्गेनिक प्रोटॉन्स है वो जितने भी प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे डाउन फील्ड ही करते हैं टीएमएस सिग्नल के। केमिकल शिफ्ट के बारे में आपको बताया था कि जो केमिकल शिफ्ट, इसको डेल्टा स्केल भी कहते हैं, जिसमें आपको एनएमआर स्पेक्ट्रा में दिया जाता है, और ये मेजर किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन में। इसका जो रेशियो है ये डाउन फील्ड जितना हो रहा है टेट्रामेथाइल साइलेन से अपॉन जितना टोटल स्पेक्ट्रोमीटर की उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है उससे निकाला जाता है। अलग अलग अगर हम यूज कर रहे हैं मशीन अलग अलग फ्रिक्वेंसी की, 60, 100 और 300 मेगाहर्ट्ज की, तो उसमें जो डेल्टा वैल्यू होती है, क्योंकि इट्स रेशियो, तो ये हमेशा सेम आती है। ये डेल्टा स्केल शो किया था आपको कि जो केमिकल शिफ्ट है, जैसे हमने बोला कि जो शिफ्ट है टीएमएस से कितना है डिवाइडेड बाय स्पेक्ट्रोमीटर फ्रिक्वेंसी में जितनी वैल्यू आ रही है, और टेट्रामेथाइल साइलेन को हमने 0 किया है, और ये 60 मेगाहर्ट्ज और 300 मेगाहर्ट्ज दोनों में ही डेल्टा वैल्यू सेम है। मैंने आपको एक चीज और रिकॉल करा दूं कि मैंने आपको बताया था कि रिजोल्यूशन और डिस्पर्शन में क्या अंतर होता है। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ते हैं तो वो आपके रिजोल्यूशन बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप वैल्यू बढ़ाते हैं स्पेक्ट्रोमीटर की, मतलब 60 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज, 500 मेगाहर्ट्ज आप स्पेक्ट्रोमीटर यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपका डिस्पर्शन बढ़ेगा, रिजोल्यूशन नहीं बढ़ेगा। डिस्पर्शन बढ़ने का मतलब है कि अगर कोई पीक 3 पे आ रही है और एक पीक आपकी 4 पे आ रही है तो उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन रिजोल्यूशन मतलब होता है कि एक कोई पर्टिकुलर पीक अगर 3 पे आ रही है तो वो पर्टिकुलर पीक आपकी उस 3 पे जो आ रही है वो डबलेट आ रही है, ट्रिपलेट आ रही है, क्विंटेट, क्वाड्रेट, पेंटेट, सेक्सटेट जो भी आ रही है, वो कितनी फाइन दिख रही है आप। तो सिंगलेट है, डबलेट है, ये आपका जो क्लियर है वो रिजोल्यूशन से क्लियर होगा, और डिस्पर्शन आपका होगा कि जो दो पीक आ रही है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब ये जैसे लोकेशन की बात कर रहे थे हम लोग कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अब क्या फर्क पड़ता है, जो डायमैग्नेटिक करंट है उसकी वजह से, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स लगे हैं उनकी वजह से, जो आपकी केमिकल शिफ्ट वैल्यूज है उस केमिकल शिफ्ट वैल्यू में
कितने का डिफरेंस आता है या कैसे डिफरेंस आता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की बात करें, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा, नंबर में भी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा, वो उतना डी शील्डेड रीजन में जाएगा और लार्जर शिफ्ट वैल्यूज देगा। डी शील्डेड मतलब कि वो लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा। इफेक्ट उसका जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा, मान लीजिए एक ही दो स्ट्रक्चर को आप कंपेयर कर रहे हैं, दोनों स्ट्रक्चर में अगर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे ऑर्थो मेटा पैरा पे है, तो जैसे जैसे अगर एक ही मोनो सब्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर एक ऑर्थो पे जो पास वाला रहेगा उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट फील होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा डिस्टेंस के साथ में। एडिशनल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर उसमें डाल देंगे, मतलब एक से ज्यादा डाल देंगे, तो जो आपका डी शील्डिंग है वो बढ़ जाएगी। डी शील्डिंग वैल्यू बढ़ने की मतलब है कि डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाएगी या केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मीथेन लिया था हम लोग ने, मीथेन की वैल्यू जो आपके प्रोटॉन्स हैं उसमें आपकी 2 वैल्यू आ रही है, जो क्लोरोमीथेन है उसमें आपकी 3 आ रही है, जो डाइक्लोरोमीथेन है उसमें आपकी 5.3 आ रही है, और जो क्लोरोफॉर्म है उसमें आपकी वैल्यू 7.2 आ रही है। तो जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी जो वैल्यूज हैं वो बढ़ रही है। टिपिकल वैल्यूज आपको दिखाई थी केमिकल शिफ्ट के लिए कि नॉर्मल प्लेन एल्केन है तो उस केस में आपके 0.9 है, अगर वो सब्स्टिट्यूटेड है तो 1.3। तो जैसे जैसे शेडिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वन आपका जो वैल्यू है वो डी शील्डेड रीजन में आएगा। अब वैल्यूज डी शील्डेड रीजन में जाते हैं या शील्डेड रीजन में जाते हैं, ये डिपेंड करता है कि जो उनका इलेक्ट्रॉनिक करंट है, जो रिंग करंट डेवलप हो रहा है या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो करंट फील हो रहा है, करंट जो आ रहा है, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड हम दे रहे हैं उसको वो अगेंस्ट जा रही है कि उसके डायरेक्शन में जा रही है, इस पे डिपेंड करेगी आपकी मॉलिक्यूल की वैल्यू की वो या तो बहुत ज्यादा डी शील्डेड रीजन में भी जा सकते हैं और वो शील्डेड रीजन में जा सकते हैं। तो हम कुछ कुछ एग्जांपल्स लेके हमने बोला था पिछले क्लास में, इसको हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अगर हम एरोमेटिक प्रोटॉन्स की बात करें तो एरोमेटिक प्रोटॉन्स में जो वैल्यू है प्रोटॉन्स की वो 7 to 8 के बीच में आती है। ऐसा इसलिए होता है कि सर्कुलेशन होता है इसमें पाई रिंग का, तो पाई रिंग करंट जो डेवलप होती है बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे, इनके सर्कुलेशन की वजह से एक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, और ये जो फील्ड इंड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फील्ड इंड्यूस हो रही है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है जो बेंजीन के सरफेस के ऊपर और नीचे है। तो ये जो आपका इंड्यूस्ड फील्ड है ये क्या कर रही है, ये रेनफोर्स कर रही है एक्सटर्नल फील्ड को, उसको असिस्ट कर रही है। तो जो एक्सटर्नल फील्ड को असिस्ट करने की वजह से इसकी वैल्यू डी शील्डेड रीजन में जा रही है। अब विनाइल प्रोटॉन्स है, ये जो इंड्यूस्ड फील्ड है, इंड्यूस्ड फील्ड इसमें बात करें तो ये भी रेनफोर्स करती है और इसकी वैल्यू जो आती है आपकी ये 5 to 6 के बीच में आती है। अभी एसिटिलिनिक प्रोटॉन देखते हैं। एसिटिलिनिक प्रोटॉन अभी तक आपने देख रहे थे कि 7 to 8 पे आ रही थी, 5 to 6 पे आ रही थी। अचानक जो एसिटिलिनिक प्रोटॉन है इसमें भी पाई बॉन्ड है, लेकिन ये वैल्यू आ जाती है 2.5 पे। तो इसका रीजन कोई बताएगा? पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था, एक बार आप लोग से चाह रही हूँ अगर आप में से कोई बोले तो रेज करिए हैंड जो कुछ बोलना चाहे। मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर रहे हैं मैम, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं हम। हाँ, तो ये जब अपोज कर रहा है मतलब जो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स उसको अपोज कर रहे हैं, ये रेनफोर्स नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं। रेनफोर्स करना मतलब कि स्ट्रेंथन करना या सपोर्ट करना, ये अपोज कर रहे हैं इंड्यूस फील्ड को। तो जिसकी वजह से ये क्या हो जा रही है, इसकी वजह से, क्योंकि देखिए डायरेक्शन जो जा रहा है
ये जो डायरेक्शन जा रहा है आप देख रहे हैं, इसका डायरेक्शन अपोजिट है जो मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या हो रहा है, ये शील्डेड रीजन में चला जा रहा है। ठीक है। एल्डिहाइडिक प्रोटॉन, एल्डिहाइडिक प्रोटॉन में भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, ये एक इंड्यूस कर रहा है फील्ड, जो रेनफोर्स कर रहा है इस एक्सटर्नल फील्ड को, जिसकी वजह से वो डी शील्डेड रीजन में जा रहा है एक्सटर्नल फील्ड। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा 9 to 10 के बीच में आ जा रही है। अब OH और NH के सिग्नल्स, जो केमिकल शिफ्ट है वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। मतलब कि अगर कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है, कि जो सॉल्यूशन है आपका, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हो रही है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, वो क्या करेगा, वो प्रोटॉन को डी शील्ड कर देगा। ठीक है, डी शील्ड कर देगा, जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो 3.5 पे आएगा और 4.5 पे आएगा। ऐसे जो आपका OH और NH सिग्नल है, आप इस टेबल में देख सकते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जो NH है, ठीक है, ये 1.5 से 4 तक वेरी करता है, और जो ऑक्सीजन है वो ऑलमोस्ट वेरी कर रहा है, ठीक है, 2 से 7 तक के बीच में। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये अलग अलग उससे कौन से एलिमेंट अटैच्ड है, उसके पास में कौन सी कंडीशंस है, इस पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे सिर्फ हम OH और NH की बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन इसमें अगर है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में है, और उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर हो रहा है, तो उस केस में प्रोटॉन एक्सचेंज होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और जो पीक है वो ब्रॉडन हो जाती है। आज मैं आपको जो मैंने आपको कहा था कि आपको रियल प्रैक्टिकल स्पेक्ट्रा दिखाऊंगी, वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास जब लूंगी कल या परसों, तो आपको मैं वो रियल स्पेक्ट्रा दिखाऊंगी कि जो NH की पीक आती है वो कैसे। आगे कुछ स्पेक्ट्राज हैं जिसमें आप NH की पीक ब्रॉडर देख पाओगे। तो ये होता क्यों है, ये प्रोटॉन एक्सचेंज होता है। तो प्रोटॉन एक्सचेंज की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो ब्रॉडन हो जाता है, पीक ब्रॉडन हो जाती है, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, पीक ब्रॉडन हो जाती है। पीक ब्रॉडन होने का एक और रीजन होता है रिलैक्सेशन। तो वो रिलैक्सेशन मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ। जब रिलैक्सेशन आपको स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन और स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, दो तरीके के रिलैक्सेशन होता है। जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आपका प्रोटॉन आता है, उस रिलैक्सेशन की वजह से भी आपके जो पीक है वो शार्प या ब्रॉड होती है। इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो OH और NH सिग्नल है, वो प्रोटॉन एक्सचेंज अगर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है, तो वो पीक ब्रॉडन कर देती है। जो कार्बोक्सिलिक प्रोटॉन है, इसकी जो पीक है ये ऑलमोस्ट 10 से 13 तक के बीच में आ जाती है, और इसकी पीक शार्प होती है। और कभी कभी ये भी इसमें भी प्रोटॉन एक्सचेंज होता है ऑब्वियसली। जो नंबर ऑफ सिग्नल है, नंबर ऑफ सिग्नल पहले भी एक स्लाइड थी, मैंने आपको बताया था कि जो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होते हैं वो सेम केमिकल शिफ्ट रखते हैं। इक्विवेलेंट हाइड्रोजन मतलब, यहाँ पे मैं आपको जो मैंने आपको बताया था कुछ क्लास पहले, आपको वो दिखा रही हूँ। स्लाइड दिख रही है सबको? नहीं मैम, अभी ओपन नहीं। अभी स्लाइड दिख रही है?
नो मैम, कट हो गया फिर से। There is some technical problem. I don't know what is going on. I think now it will be clear. Yes, अभी ma'am. दिख रही है ना? यस मैम। ठीक Yes, है। ma'am. तो अभी क्योंकि जैसे बताया कि जो प्रोटॉन्स हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, तो हम लोग अभी थोड़ा सा देखते हैं कि केमिकल इक्विवेलेंसी और मैग्नेटिक इक्विवेलेंस का मतलब क्या है। जो दो न्यूक्लियाई है मॉलिक्यूल में, अगर मतलब यहाँ पे न्यूक्लियाई मतलब कि जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है, जो प्रोटॉन आपका मेनली बेसिकली प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो दो न्यूक्लियाई है और मॉलिक्यूल की, उसको हम प्रोटॉन को केमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे कब? पहला है अगर दे आइडेंटिकल केमिकल एनवायरमेंट उनका है और वो सेम केमिकल शिफ्ट दे रहे हैं, मतलब दोनों प्रोटॉन की वैल्यू अगर 2.3 2.3 आ रही है तो वो केमिकल शिफ्ट सेम रख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो आइडेंटिकल केमिकल एनवायरमेंट में है। दूसरा पॉइंट है कि अगर हम दो न्यूक्लियाई है और वो इंटर कन्वर्टेबल है इन देयर पोजीशन बाय सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री देयर आर सेवरल सिमेट्री ऑपरेशंस, 3-4 सिमेट्री ऑपरेशन हम यहाँ पे देखेंगे, और बाकी सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में मैं बहुत ज्यादा इस क्लास में नहीं बता करके जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी आप लोगों को तो उसमें डिटेल्स में आपको सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में बता दूंगी। अभी आपके लिए जितना थोड़ा बहुत जरूरी है सिमेट्री ऑपरेशंस उतना बता रही हूँ। तो सेकेंड पॉइंट आपका ये कह रहा है कि अगर दो न्यूक्लियाई हैं और वो इंटर कन्वर्टेबल हैं उनके पोजीशंस में सिमेट्री ऑपरेशन के द्वारा, तो रैपिड टाइम डिपेंडेंट मैकेनिज्म मतलब रोटेशन अगर उनमें हो जा रहा है तो वो केमिकल इक्विवेलेंट होंगे। अगर दो न्यूक्लियाई एक्सीडेंटली सेम केमिकल शिफ्ट के हैं, cannot be considered as chemical equivalent if the second condition is not satisfied। मतलब अगर जो दो न्यूक्लियाई सेम केमिकल शिफ्ट रख रहे हैं लेकिन वो इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, उनकी पोजीशन सिमेट्री ऑपरेशन से कन्वर्टेबल नहीं है, तो आपका सेम जो दो प्रोटॉन है वो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है। इसका एग्जांपल्स के हम एक एक मॉलिक्यूल को देखते हैं। हमारा पहला मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म है। अब इस ये जो C3 C2 सिमेट्री है, इतना डिटेल्स में आप अभी मत जाइए, मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये क्लियर करूंगी सारी सिमेट्रीज, लेकिन ये आपको मैं स्टीरियो केमिस्ट्री में करूंगी। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल्स लिया है सिर्फ उसको हम देखते हैं कि एक सिमेट्री होती है रोटेशन, जो कि एन फोल्ड सिमेट्री एक्सिस पे कहते हैं। ये जो एन फोल्ड है मतलब कि पर्टिकुलर एक्सिस पे कितने फोल्ड पे वो सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। जैसे ये C3 सिमेट्री कह रहे हैं इसको क्योंकि इसमें 3 आपका सिमेट्रिकल एक्सिस है। दूसरा इन्वर्जन अबाउट अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। इन्वर्जन मतलब कि एक पॉइंट पे एक साइड और उसके अपोजिट साइड में, जिसको आप ट्रांस कहते हो। जैसे हाइड्रोजन है जहां सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, उसके अपोजिट साइड में फिर हाइड्रोजन है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, इधर क्लोरीन है और फिर क्लोरीन, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो क्या है आपका सेंटर ऑफ इन्वर्जन पे आप देखोगे तो सेम दिख रहा है। तो ये दो हो गए। तीसरा है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ, जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने कुछ डिस्कस किया था आप लोगों को, अगर क्लास में याद हो तो कुछ बच्चों को, तो ये सिमेट्रीज बताई थी चारों। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में मैंने आपको बताया था जो मीजो कंपाउंड्स होता है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बताई थी। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाया गया है कि जो रोटेशन है, देखिए एक अगर इस तरीके से हम वर्टिकल प्लेन खींचेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए आपका H और Cl और H और Cl ये डाइक्लोरोमीथेन है।
actually not dichlorometane, this is the dichloroethane। तो ये जो डाइक्लोरोइथेन है आपका, इसमें देखिए एक सिग्मा प्लेन, सिग्मा मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, उसको काटेंगे तो आपको सेम मॉलिक्यूल्स दिख रहा है, ठीक है। और चौथा है आपका अबाउट सी एन एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, मतलब कि अगर हम सी, जो मॉलिक्यूल आपका दिख रहा है ये क्या है, ये जो फोर्थ रोटेशन जो सिमेट्री ऑपरेशन है, इसमें जो एग्जाम्पल दिया है ये आपका एग्जाम्पल है एलीन। एलीन के बारे में आप लोग कोई बता सकता है, एलीन क्या होता है? रेज करिए हैंड बेटा, एलीन क्या होता है, सुना है एलीन? यस मैम, जिसमें कायरल सेंसर नहीं होते हैं और दोनों कार्बन जो होते हैं एक प्लेन में नहीं होते हैं। नहीं, हाँ वो तो ठीक है निकिता, मुझे लग रहा है आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का याद आ रहा है, लेकिन एलीन क्या होता है वो तो ठीक है, आप सही बोल रहे हो, प्लेन में नहीं होते हैं। ये क्यूमुलेटिव डाइन, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, क्यूमुलेटिव डाइन होता है। क्यूमुलेटिव डाइन, क्यूमुलेटिव डाइन पढ़ा है ना? 3 तरीके के डाइन होते हैं, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड और क्यूमुलेटिव, जिसमें कि एक ही कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड लगे होते हैं, तो दिस इज द क्यूमुलेटिव डाइन, ठीक है। इसका एग्जांपल अलीन है, कीटीन है। तो ये जो आपका अलीन है ये रोटेशन रखता है सीएन एक्सिस पे फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। आपका अभी सेशन अगर कट जाता है तो आप फिर से रिज्वाइन कर लेंगे इसको। तो ये क्या है आपका, ये देखिए C4 एक्सिस मतलब कि 4 बार इसको रोटेट कर सकते हैं आप, और साथ में क्या है आपके पास एक सिग्मा प्लेन भी है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। मॉलिक्यूल एक प्लेन के दोनों तरफ भी सेम है, साथ में एक आपका जब रोटेट कर रहा है C4 एक्सिस पे, मतलब फोर्थ फोल्ड पे, तो वो भी सिमेट्रिकल आ रहा है। फोर्थ फोल्ड पे उसको आप रोटेट करें एंड देन प्लेन ऑफ सिमेट्री दें। तो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई के। इन सब में देखिए जितना भी मॉलिक्यूल दिख रहा है, जैसे पहला देखिए, पहला ये जो ए और बी है, जितने में भी ए लिखा है वो सारे के सारे केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, और जिसमें बी लिखा है वो दूसरे हैं, तो बी बी सब आपस में केमिकली इक्विवेलेंट है। तो ये जो दिख रहा है आपको ए ए ए ए ए ए पहले वाले मॉलिक्यूल में, पहला वाला मॉलिक्यूल क्या है, सिंपल प्रोपेन है। तो ये जो प्रोपेन है, इस प्रोपेन में आपको क्या दिख रहा है, 3 HA है, ठीक है, और इस साइड और थर्ड वाले पे भी, तो मतलब ये सारे प्रोटॉन्स क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट है। और जो बीच का है ये मिथाइल ग्रुप, ये क्या है, ये HB और HB है, ये क्या है आपका, ये केमिकली, ये भी ये दो प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट है, लेकिन ए से डिस्टिंक्ट है, तो इसमें 2 तरीके के 2 टाइप के प्रोटॉन्स होते हैं। अब आपके बेंजीन में देखिए, बेंजीन में आपकी सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, सिमेट्री प्लेन भी है उसमें, तो उसमें 6 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। उसके बाद फिर ये आप देखिए साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन में आपका दिख रहा है उसमें डाइक्लोरो से सब्स्टिट्यूटेड है आपका साइक्लोप्रोपेन। तो आपका जो जितने टाइप्स ऑफ प्रोटॉन हो गए वो कितने हो गए इसमें, एक जो आगे दिख रहा है, बी जो का पीछे दिख रहा है, क्योंकि आपका अपवर्ड और बैकवर्ड की वजह से, कंफर्मेशन की वजह से वो 2 अलग अलग तरीके के प्रोटॉन है। HC और HC जो आपका दिख रहा है वो तीसरा है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसको 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे आप देखिए, तो HB और HA दोनों अपोजिट साइड में चले जा रहे हैं, है ना। तो जो दोनों अपोजिट साइड में, अभी आप स्टीरियो केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो मैं कन्फर्मेशंस पढ़ाऊंगी, तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि उसमें आप कन्फर्मेशन में पढ़ोगे, जैसे सिस वो एक्सियल इक्वेटोरियल पढ़ोगे, तो वैसे ही HA और HB यहाँ पे बता रहे हैं कि 2 अलग अलग एक्सिस पे हैं। और ये जो HC है आपका, ये सिमेट्रिकल है। तो आपका जो 3 तरीके के इसमें केमिकली एक शिफ्ट देंगे, 3 केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गए 3 तरीके के। अब केमिकल इक्विवेलेंस जो है, मैंने जो सेकेंड पॉइंट बताया था रैपिड इंटरकन्वर्जन का, कि लगभग 10-3 सेकेंड में एक बार केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो कन्फर्मेशनल इंटरचेंज जो होता है एक्सियल इक्वेटोरियल का, जैसे मैं बता रही थी,
साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, इक्वेटोरियल और एक्सियल का इंटर कन्वर्जन होता जाता है। तो जब आपका इंटर कन्वर्जन होगा, तो एक एग्जांपल देखिए मॉलिक्यूल का बना हुआ है, वो बेंजीन पे लगा हुआ है। एक पहले साइक्लोहेक्सेन का दिखाया है, फिर आपको बेंजीन का एग्जांपल दिखाया है। ये सब और प्रोटॉन्स इसमें जितने आपके दिख रहे हैं 1 और 2, वो आपके अलग अलग डेल्टा जिसमें लगा हुआ है, वो अगर 1 है तो वो एक तरीके के प्रोटॉन है, जिसमें डेल्टा 2 लगा हुआ है वो एक तरीके के प्रोटॉन। रैपिड रोटेशन अगर सिंगल बॉन्ड मिथाइल ग्रुप के अराउंड हो रहा है, तो आपके ये सारे प्रोटॉन्स क्या हैं, सेम। अब ये तो केमिकल इक्विवेलेंसी हम देख रहे थे। मैग्नेटिक इक्विवेलेंस क्या हो, दो न्यूक्लियाई मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक इक्विवेलेंसी कही जाएगी अगर वो सेम स्केलर कपलिंग या दूसरे न्यूक्लियाई जो है मॉलिक्यूल की उससे कपल कर रहे हैं। देखिए आपको मैंने बताया था कि जो एक पर्टिकुलर एक तरीके के प्रोटॉन है जिनकी केमिकल शिफ्ट एक तरीके की आ रही है, तो वो एक हुआ, ठीक है, बस वो एक सेम कार्बन से जुड़े हैं तब। अगर वो एडजेसेंट कार्बन से अटैच्ड प्रोटॉन उसको स्प्लिट कर दे रहा है, जो सेम केमिकल शिफ्ट रखेंगे, सेम केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो है वो स्प्लिटिंग नहीं कराते, ठीक है। अभी हम लोग स्प्लिटिंग भी देखेंगे। तो जो स्प्लिटिंग कराते हैं, दैट्स द मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH3 CH2OH है आपका, तो वही ये कह रहे हैं दे हैव द सेम स्केलर कपलिंग टू ऑल अदर न्यूक्लियाई इन द मॉलिक्यूल। मतलब वो जब स्प्लिट करेगा तो सेम J की वैल्यू, अभी आप देखेंगे कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम आएगी पर्टिकुलर प्रोटॉन। CH3 CH2OH है, तो CH3 प्रोटॉन से वो केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि ईच प्रोटॉन जो है CH3 का, वो J कपलिंग जो है उसको कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं, तो J कपलिंग जो है वो दूसरे प्रोटॉन्स के साथ में सेम रख रहा है। अब जो CH2 प्रोटॉन, ये आपका एग्जाम्पल है फिनॉल का। फिनॉल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है, एक सब्स्टिट्यूशन है फिनॉल में। तो ये जो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है आपका, इसमें CH2 प्रोटॉन जो दिखाया है, इस CH2 प्रोटॉन, CH2 प्रोटॉन ऊपर वाले के लिए है, वो केमिकली और मैग्नेटिक दोनों ही, CH3 और CH2 दोनों ही केमिकली और मैग्नेटिक इक्विवेलेंट है। अब सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का देखेंगे तो जो HA और HA डबल डैश प्रोटॉन है, ये केमिकली इक्विवेलेंट तो है क्योंकि दोनों OH के साइड में है, दोनों तरफ HB लगा हुआ है, इधर X लगा हुआ है, लेकिन ये मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो HA और HB होगी, जो कपलिंग कांस्टेंट होगा, और HA डबल डैश और HB डबल डैश कपलिंग कांस्टेंट होगा, वो डिफरेंट होगा। इस डिफरेंट की वजह से जो प्रोटॉन है वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो सेम होगा इन केस में HB और HB डैश के, जैसे HA और HB में और HA डैश और HB में कपलिंग डिफरेंट है, वैसे ही इसमें भी डिफरेंट है। इसीलिए ये केमिकली इक्विवेलेंट तो होंगे, लेकिन मैग्नेटिकली ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे। अब ये कपलिंग कांस्टेंट की बात आ रही थी, तो ये जो मैग्नेटिक इक्विवेलेंस की बात आई कि जो न्यूक्लियाई हैं, इनको पहले केमिकल शिफ्ट वैल्यू सेम होना चाहिए और मस्ट कपल इक्वली टू ईच न्यूक्लियस इन एवरी अदर सेट ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियर। मतलब अगर 3 प्रोटॉन सेम है, केमिकल इक्विवेलेंट सेम है, उनकी केमिकल शिफ्ट सेम आ रही है, तो उनसे जो कपल कर रहे हैं वो इक्वली कपल करना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे? इनको ज्योमेट्रिकल उनका रिलेशनशिप एग्जामिन करना होगा। जो बॉन्ड डिस्टेंस है, जो एंगल है हर एक न्यूक्लियस से दूसरे केमिकल सेट से, वो आइडेंटिकल होना चाहिए। फिर जो न्यूक्लियाई है वो इंटरचेंज करना चाहिए किसी सिमेट्री ऑपरेशन से, जैसे कि रिफ्लेक्शन प्लेन पास कर रहा है न्यूक्लियाई के, ये जो अदर केमिकल सेट है वो परपेंडिकुलर टू कोई लाइन ज्वाइन कर रहा है केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंस न्यूक्लियाई के, वो ये सारे की सारी चीजें ध्यान में रखना है। अभी आपका सेशन जो है कटेगा तो आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल है नॉन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई का, कि जो केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट है बट नॉट मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है।
उसका एग्जाम्पल पहला वाला देखिए, ये अभी मैं आपको ऐसे ही डिस्कस कर रही हूँ, फिर इसको मैं आराम से क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस दे करके भी डिस्कस करूंगी। केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट बट नॉट मैग्नेटिक इक्विवेलेंसी की बात कर रहे हैं। पहला देखिए क्या है आपका, HA, HB, HB डैश और HA डैश, ये चार आपके तरीके के प्रोटॉन्स दिख रहे हैं। ये क्यों चार तरीके के हैं जबकि आपको देखने में सेम लग रहा है कि HA, HB, HB, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसका कपलिंग अलग अलग हो।